हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अधिगम के सिद्धांत में गेस्टाल्ट सिद्धांत के बारे में। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सूझी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, कोई भी आप टेट एग्जाम देना चाहते हैं जो स्टेट लेवल पर एग्जाम होते हैं, जैसे कि सी टैट, यूपी टैट, एच टैट, तो कोई भी ऐसा टैट एग्जाम हो टीचिंग से रिलेटेड, या फिर आप उसका टीचिंग का परमानेंट एग्जाम देना चाहते हो, तो हर एग्जाम में या अधिगम से रिलेटेड जितने भी सिद्धांत हैं पूछे जाते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैं आपको BF स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलाव, इनके सारे ही सिद्धांत मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सूझी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद मैं कॉन्टिन्यूसली जितने भी सिद्धांत हैं सारे सिद्धांत वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूंगी। कंटिन्यू हम इन सिद्धांत को करेंगे, जितने भी सिद्धांत हैं सभी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्ड, क्योंकि सिद्धांत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। हर एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था BF स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। उसके बाद आज हम कंटिन्यू करेंगे सूझी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, अधिगम के जितने भी सिद्धांत हैं सारे ही मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, अधिगम के सिद्धांत है, मैंने भी आपको बताया कि अधिगम के सिद्धांत में मैं आपको पढ़ाऊंगी सूझी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत के जो अन्य नाम है, इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं और पूछे जाते हैं। यूपी टैट में तो अक्सर इनके नाम बदल बदल कर पूछे जाते हैं। तो देखिए, जैसे कि इस सिद्धांत के अन्य नाम मैं आपको बताती हूँ। सूझी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत मैंने आपको बताया, इस सिद्धांत को कहते हैं गेस्टाल्ट सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत, या फिर आप इसको कह सकते हैं इनसाइट थ्योरी। तो जितने भी ये नाम थे इसको इसी नाम से जाना जाता है, गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से, समग्रता का सिद्धांत, या फिर इनसाइट थ्योरी। इन जो ये नाम है, इन नाम से इनको क्या करा जाता है, अधिगम के सिद्धांत को जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको इन सबके बारे में बताऊंगी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया इनके नाम, कि इस नाम से भी इसको जाना जाता है, गेस्टाल्ट सिद्धांत, समग्रता सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी। ये तीनों नाम मैंने आपको बता दिए। सिद्धांत को इन नामों से भी जाना जाता है, ये उसके उपनाम है, मतलब अन्य नाम है। तो अब मैं आपको बताऊंगी गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है, फिर उनके प्रवर्तक, प्रयोगकर्ता, सहयोगकर्ता कौन है, उसके बाद इनकी बुक्स बताऊंगी, किसने कौन सी बुक्स लिखी, प्रयोग किस पर किया। तो इस तरीके से हम वन बाय वन कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले गेस्टाल्ट का अर्थ। ठीक है, गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है। गेस्टोल्ट जर्मन भाषा का शब्द है। क्या, गेस्टोल्ट, मैंने आपको क्या बताया, गेस्टोल्ट जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है संपूर्णाकार। जिसका अर्थ क्या होता है, संपूर्णाकार, समग्राकृति, किसी चीज़ की संपूर्णता के बारे में बात करना। गेस्टाल्ट क्या चीज़ है, देखिए पूछा जाता है, बताइए गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है, तो आपको पता होना चाहिए गेस्टाल्ट जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है संपूर्णाकार, समग्राकृति, किसी चीज़ की संपूर्णता के बारे में बात करना। इसी को हम क्या कहते हैं, गेस्टाल्ट कहते हैं। ठीक है, इसका उदय कहाँ हुआ, इसका उदय जर्मनी में 1920 में हुआ। किसका, इसका गेस्टाल्ट का। ठीक है, तो गेस्टाल्ट का जो उदय हुआ है वो कहाँ हुआ है, 1920 में। और कब हुआ, 1920 में। कहाँ हुआ, जर्मनी में हुआ। मैंने भी आपको बताया गेस्टाल्ट का मीनिंग क्या है, किसी चीज़ की संपूर्णता के बारे में बात करना ही क्या है, गेस्टाल्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। देखिए, गेस्टाल्ट जो है वो, उसके बारे में मैंने बताया कि जर्मन भाषा का शब्द है। इसका उदय कहाँ हुआ, जर्मनी में हुआ 1920 में। जर्मनी से आप समझ गए होंगे कि जर्मन भाषा का है। इसका अर्थ क्या होता है, किसी की चीज़ की संपूर्णता के बारे में बात करना ही क्या कहलाता है, गेस्टाल्ट कहलाता है। देखिए, इसमें तीन व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तीनों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, फिर इसके सिद्धांत के बारे में कि उन्होंने किस पर प्रयोग किया, कि ठीक है उस प्रयोग का मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, इसमें तीन व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं। तीन व्यक्ति कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, देखिए गेस्टाल्टवाद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन कहे जाते हैं, मैक्स वर्दिमर। गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक कौन है, मैक्स वर्दिमर। कब, क्या टाइम पीरियड था इनका, 1911। ठीक है, प्रवर्तक कौन है, मैक्स वर्दिमर। गेस्टाल्टवाद के प्रयोगकर्ता कौन है, वो है कोहलर। 1916 में इन्होंने इस पर क्या किया, प्रयोगकर्ता कौन है, कोहलर है। इस सिद्धांत पर उन्होंने प्रयोग किया है। गेस्टाल्टवाद के जो सहयोगकर्ता हैं वो कौन है, कॉफका, 1920। ठीक है, आपको ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। पूछा जाता है गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक कौन है, तो आपका आंसर होगा वर्दिमर। प्रयोगकर्ता कौन है, कोहलर। सहयोगकर्ता कौन है, कॉफका। तो आपको ये तीनों ही चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए देखिए, कोहलर, जो कोहलर, यहाँ पर मैंने भी आपको वर्ड बताया कि गेस्टाल्ट वाद के प्रयोग करता है कोहलर। कोहलर हैं, ठीक है, इन्होंने 1916 में इस सिद्धांत पर प्रयोग किया था। अब देखिए, कोहलर जो है वो कहाँ के निवासी, एग्जाम में पूछा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि गेस्टाल्ट कहाँ का, गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है, तो आपको मैंने बताया जर्मन भाषा का शब्द है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सिद्धांत है वो जर्मन भाषा के शब्द पर डिपेंड है। जर्मनी में इसका उदय हुआ है। तो देखिए, आप इसी तरीके से याद रखिएगा, कोहलर कहाँ के, जर्मनी के निवासी थे। कोहलर कौन है, कोहलर देखो गेस्टाल्टवाद के
प्रयोगकर्ता कौन है, कॉहलर है, और वो कहाँ के निवासी है, प्रयोगकर्ता जो है कॉहलर है, इन्होंने प्रयोग किया है इस सिद्धांत पर। ये निवासी कहाँ के हैं, तो आपका आंसर होगा जर्मनी के निवासी थे। इनकी एक बुक है, उस बुक का नाम आप ज़रूर मेंशन करिएगा, क्योंकि एग्जाम में बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए इनकी जो बुक है, इनकी बुक है गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, किसकी, कॉहलर की। कॉहलर जो है जर्मनी के निवासी है, इन्होंने एक बुक लिखी है। कौन सी बुक है, उसका नाम है गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। अब इसी तरीके से मैं आपको सेकंड बताती हूँ, कॉफका। कॉफका कौन थे, सहयोग करता थे, ठीक है। कॉफका की बुक है 1920 थ्योरी ऑफ गेस्टॉल्ट। क्या है, 1920 थ्योरी ऑफ गेस्टॉल्ट। इस बुक की वजह से, इसी बुक की वजह से सिद्धांत को प्रसिद्धि मिली, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए आपको मैंने ये बताया था कि ये जो है कॉफका कौन है, इसके सहयोग करता है। मैंने आपको बताया कि इस सिद्धांत में 3 व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं। कौन है, मैक्स वर्दिमर, कॉहलर एंड कॉफका। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कॉफका के बारे में। कॉफका की बुक क्या है, बुक का नाम क्या है, 1920 थ्योरी ऑफ गेस्टॉल्ट। इसी बुक की वजह से इस सिद्धांत को क्या मिली, प्रसिद्धि मिली। इस सिद्धांत को प्रसिद्धि जो मिली है वो किसकी वजह से मिली, इसकी वजह से मिली थ्योरी ऑफ गेस्टॉल्ट की वजह से। चलिए देखिए इन्होंने जो प्रयोग किया है वो किस पर किया है, इन्होंने प्रयोग किया है वन मानुष पर। वन मानुष पर प्रयोग किया, जिसका नाम क्या था, चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया है, जिसका नाम क्या था, सुल्तान। जिसका नाम क्या था, सुल्तान। इसको क्या कहते थे, पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए वन मानुष का नाम क्या था, तो आपको पता होना चाहिए कि वन मानुष का नाम था सुल्तान। आप सुल्तान मूवी से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। वन मानुष का नाम क्या है, वन मानुष का नाम था सुल्तान। अभी देखिए मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई हैं कि अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से उन्होंने उस चिंपैंजी पर प्रयोग किया, किस तरीके से उन्होंने देखा कि कैसे वो मानसिक शक्ति को प्रयोग कर कर किसी काम को करता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे उन्होंने बॉक्स में चिंपैंजी को रखा और केलों को रखा और किस तरीके से उस पर प्रयोग किया है। तो चलिए थोड़ा सा उनके उस चीज़ के बारे में आपको बताकर फिर थोड़ा सा अलग बताऊंगी कि इस सिद्धांत की महत्व क्या है, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ पहले तो थोड़ा सा इस सिद्धांत के प्रयोग के बारे में, कैसे उन्होंने चिंपांजी को और केलों को बॉक्स में रखा और चिंपैंजी ने किस तरीके से प्रयोग करा और केलों को हासिल किया, ठीक है। चलिए देखिए मैंने भी आपको बताया कि इन्होंने जो प्रयोग किया है वो चिंपैंजी पे किया है। देखिए एक बॉक्स है, ये बॉक्स, इसके अंदर ये चिंपांजी, मैंने ऐसी, मेरी आर्ट अच्छी नहीं है तो मैंने इसी तरीके से चिंपांजी बनाया हुआ है, ठीक है, वन मानुष। तो देखिए किस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर बनाया हुआ है। और ये क्या है, यहाँ पर इसको ये भूखा है और यहाँ पर कुछ केले टांग दिए हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसको जब भूख लगती है, सुल्तान है, मैंने आपको बताया क्या नाम है उसका, चिंपैंजी वन मानुष का नाम क्या है, उसका नाम है सुल्तान। तो देखिए सुल्तान को बहुत ज़्यादा भूख लगी है और बॉक्स के अंदर सुल्तान बंद है। और सुल्तान के पास क्या है कि इस सुल्तान के अंदर यहाँ पर एक और चीज़ रखी है, बॉक्स, जिस पर चढ़कर वो क्या कर सकता है, सुल्तान केलों को हासिल कर सकता है, ठीक है, और उनको खा सकता है। वैसे तो सुल्तान ट्राई कर रहा है तो उसको हाथ नहीं जा रहा, लेकिन वो क्या करता है, पूरे बॉक्स के अंदर घूमता है, देखता है, अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करता है और इस बॉक्स के ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ पर जो ये बॉक्स रखा हुआ है, इसके ऊपर जैसे ही सुल्तान चढ़ता है उसके हाथ में केले आ जाते हैं आसानी से और वो केलों को हासिल करके क्या करता है, खा लेता है। देखिए इससे क्या आइडिया लगाया कि मतलब जब हमने इस वन मानुष को, जिसका नाम सुल्तान है, उसको यहाँ बंद किया है, बंद करने के बाद तो देखिए जब हमने इसको यहाँ पर बंद कर दिया चिंपैंजी को, चिंपैंजी अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि वो बंद है और बहुत ज़्यादा भूखा है, लेकिन केले उसी के बॉक्स में सबसे ऊंचाई पर टंगे हुए हैं, लेकिन ऐसे कि उसका हाथ नहीं जा सकता, लेकिन वो बॉक्स के ऊपर चढ़ा और फाइनली उसको केले मिल गए और उसने केले को क्या करा, खा लिया। तो देखिए उसने सब चीज़ों को देखकर संपूर्ण चीज़ को देखा, पहले कि बॉक्स के अंदर क्या क्या है, ठीक है, जिस पिंजरे के अंदर वो बंद है, फिर वो उस बॉक्स पे चढ़ा, बॉक्स पे चढ़कर उसने सब कुछ केलों को ले लिया और केले लेने के बाद वो खा गया। तो ठीक है, इस तरीके से फिर सेकंड उन्होंने क्या करा, सेकंड उन्होंने करा, जो इन्होंने प्रयोग किया है, इन्होंने करा है कि मतलब केलों को ऐसे, केलों का गच्छा बिल्कुल इतनी ऊंचाई पर लगा दिया है और अब एक बॉक्स नहीं बल्कि इस पिंजरे के अंदर क्या है कि 2 बॉक्स, एक बॉक्स फिर दूसरा बॉक्स, मतलब पहले एक बॉक्स रखो फिर दूसरा बॉक्स रखो, तब आपको केले मिलेंगे। तो अब यहाँ पर भी ये सुल्तान बैठा हुआ है और सुल्तान बहुत ज़्यादा भूखा है। अब सुल्तान पूरे इस पिंजरे को देखता है कि मैं कैसे इन केलों को हासिल करूँ, किस तरीके से मुझे केले मिलेंगे। वो बहुत ज़्यादा भूखा होता है तो वो क्या करता है, पहले एक बॉक्स रखता है फिर उसके ऊपर दूसरा बॉक्स रखता है। दोनों बॉक्स रखने के बाद उसको ऊपर जब चढ़ता है तो उसको केलों को गुच्छा मिल जाता है और वो केलों को खा जाता है। तो देखिए यहाँ पर उसने अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग किया कि पहले एक बॉक्स फिर उसके ऊपर दूसरा बॉक्स, फिर वो केलों को प्राप्त कर लेगा और उसके बाद वो खा लेगा, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों ही क्लियर कर दिए। अब देखिए एक में और इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने करा कि जैसे इस पिंजरे के अंदर ये सुल्तान है, बंद है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि केले बाहर रखे हैं और बहुत ज़्यादा भूखा है। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पर इन्होंने एक स्टिक रख दी, मतलब एक छड़ी रख दी और छड़ी, अब सुल्तान चारों साइड देखता है कि कोई बॉक्स तो उसको नजर नहीं आ रहा है कि वो बॉक्स पे बॉक्स रखे और चढ़ जाए और केलों को हासिल कर ले। अब तो केले कहाँ हैं, पिंजरे के बाहर हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है कि उसको दिखती है यहाँ पर एक छड़ी,
यहाँ पर एक छड़ी रखी हुई है, तो सुल्तान क्या करता है, अपने अक्ल अपने माइंड का यूज़ करता है और क्या करता है कि उस छड़ी को उठाकर और छड़ी को जैसे ही बाहर निकाल कर उससे केले क्या करते हैं, केले उसके हाथ में आ जाते हैं और केलों को खींच लेता है। तो यहाँ पर जो ये चिंपांजी है इसने क्या देखा कि जब कोई भी चीज़ नहीं तो उसने छड़ी का प्रयोग किया, तो इससे क्या पता चलता है कि उसने अपनी मानसिकता का प्रयोग किया और उससे केलों को हासिल कर और फाइनली उसको खा लिया। इसी तरीके से फिर उन्होंने चौथी बार क्या करा कि सुल्तान को ऐसे ही पिंजरे में रखा और सुल्तान के आगे 2 छड़ियाँ रख दी। अब एक छड़ी के साथ एक छड़ी को और जोड़ना था और दोनों छड़ियों को जोड़कर फिर तब जाकर उसको केले मिल सकते थे। और दोनों ही छड़ी उसने जोड़ी, माइंड का प्रयोग किया, अपनी मानसिकता का यूज़ किया और फाइनली क्या करा, उसको केले प्राप्त हो गए और उसने केलों को खा लिया। तो देखिए इस सिद्धांत से क्या है कि इंसान पहले पूरी चीज़ों को देखता है, संपूर्णता के बारे में जानता है, फिर उस समस्या का समाधान करता है। जैसे कि आपने देखा कि चिंपैंजी पूरे बॉक्स के अंदर देखता है कि कोई चीज़ नहीं है पिंजरे के अंदर, फिर वो देखता है कि एक बॉक्स है, उसके ऊपर वो चढ़ जाता है और उसे केले प्राप्त हो जाते हैं। तो इसी तरीके से उसने हर जगह अपनी मानसिकता का संपूर्ण समस्या को देखा है, फिर उसका संपूर्ण तरीके से हल कर दिया है। ठीक है, तो देखिए मानसिक शक्तियों का प्रयोग, इनका मानना है कि बालक मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता है, मानसिक क्षमता का प्रयोग करते हैं, हम मानसिक क्षमता का प्रयोग करते हैं, बालक के सामने इस तरह की चीज़ें लेकर आनी चाहिए। इस सिद्धांत ने दूसरे सिद्धांतों को भी क्या दिया है, जन्म दिया है। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे समस्या समाधान विधि, विश्लेषण विधि इसी सिद्धांत से निकली है। क्या मैंने आपको बताया कि समस्या समाधान विधि हो या फिर विश्लेषण विधि हो, उन दोनों विधियों का जन्म किस सिद्धांत से हुआ है, इसी सिद्धांत से हुआ है। देखिए मैं आशा करती हूँ कि जितना मैंने आपको बताया, जिस तरीके से एक डायग्राम टेम्परेरी मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं, क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बाकी मैंने बनाकर एक समझाने की कोशिश की, आपको उस तरीके से बनाए हैं। यहाँ पर ये सुल्तान बनाया है, ठीक है, केलों का गुच्छा स्टिक वगैरह बनाकर आपको टेम्परेरी मतलब इस तरीके से ड्राइंग बनाकर आपको समझाने की कोशिश की, जिससे कि आपको चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आए। और देखिए आपको समझ में आया होगा क्योंकि मैंने इतना अच्छे से बताया है बार बार चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए देखिए जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको सिद्धांत से रिलेटेड बता दी हैं। अब मैं आपको बताऊंगी सिद्धांत का महत्व। ठीक है, क्या बताऊंगी मैं आपको, इस सिद्धांत का महत्व क्या है। इस सिद्धांत का देखिए महत्व है समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण। क्या है इस सिद्धांत का महत्व, है समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण, स्वयं खोज करके सीखना, रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। रचनात्मक कार्यों के लिए सिद्धांत क्या है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और देखिए मैं इसका एक और आपको बताती हूँ, इसका महत्व क्या है, कठिन विषयों के लिए भी क्या है, उपयोगी है। देखिए चिंपैंजी जो है वो क्या करता है, पूरी चीज़ के बारे में जानता है, फिर क्या करता है कि सब कुछ आइडिया लगा लेता है कि यहाँ पर केले रखे हुए हैं और मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ और मैं जिस पिंजरे में हूँ उसमें एक बॉक्स रखा है, मैं उसके ऊपर चढ़ जाऊँगा तो मुझे वो केले प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरीके से उसने देखा कि एक पिंजरे में वो है और वहाँ पर एक स्टिक रखी हुई है और केले बाहर रखे हुए हैं, अगर वो उस स्टिक का प्रयोग करता है तो उसको केले मिल जाएंगे, वो स्टिक से केलों को खींच लेता है और केले प्राप्त करके उनको खा जाता है। तो ये समझो वो है सिद्धांत, ये क्या कहता है कि समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण, स्वयं खोज करके चीज़ों को सीखता है, रचनात्मक कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, कठिन विषयों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो देखिए जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको बताई और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो गेस्टाल्ट वर्ड है, मैंने आपको बताया कि जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संपूर्ण आकार, समग्र आकृति, किसी चीज़ की संपूर्णता के बारे में बात करना। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ कि गेस्टाल्ट वाद क्या है। तो देखिए गेस्टाल्ट वाद क्या चीज़ है, मैं आपको बताती हूँ। गेस्टाल्ट वाद, जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती तब तक हल नहीं होगा। मैंने क्या बताया कि गेस्टाल्ट वाद क्या चीज़ है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। देखिए गेस्टाल्ट वाद क्या चीज़ है। गेस्टाल्ट वाद ये चीज़ है कि जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती तब तक हल नहीं होता। तब तक क्या नहीं होता है, जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती तब तक हल नहीं होगा। एग्जाम्पल, 80 पेन का मूल्य क्या होगा। देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ, मैंने बताया गेस्टाल्ट वाद का शब्द, गेस्टाल्ट वाद जो है इसका अर्थ क्या है, जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती तब तक हल नहीं होगा। एग्जाम्पल, 80 पेन का मूल्य क्या होगा। अभी मैं आपको बताती हूँ, अभी आप ऐसे नहीं बता सकते कि 80 पेन का मूल्य क्या होगा। सबसे पहले तो आपको एक पेन का मूल्य पता होना चाहिए। समस्या क्या है यहाँ पर समस्या ये चीज़ है कि एक पेन का मूल्य क्या है। अगर आपको पता चल गया कि एक पेन का मूल्य, 1 पेन जो है वो आपको पता चला कि 1 पेन इज इक्वल टू 5 रुपीज़, तो आप 8 पेन का निकाल दोगे तो 8 पेन कितने के हो गए, 8 पेन हो गए आपके 5 इंटू 8 पेन हो गए 5 इंटू 8, तो 40 के हो गए। तो इसी तरीके से आपको पता चल गया ना। तो अब इस तरीके से जब एक पेन 5 रुपए का है तो 80 पेन कितने का होगा, 80 की 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे
तो आपके होगा 400 रुपीज़ के, ठीक है। तो 80, जब एक पेन 5 रुपये का है तो 80 पेन कितने का होगा, 400 रुपीज़ के। तो इस तरीके से आपने इसका सोल्यूशन कर लिया ना, कि देखिए जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती तब तक हल नहीं होगा। इसी तरीके से मैंने आपको बताया 80 पेन का मूल्य क्या है। तो सबसे पहले आपको पहले पेन का, एक पेन का मूल्य पता होना चाहिए कि एक पेन का मूल्य 5 रुपये है। अगर एक पेन का मूल्य 5 रुपये है तो 80 पेन का मूल्य क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 400 रुपये, ठीक है। तो इसी तरीके से गेस्टॉल्ट वर्ड का आपको समझ में आया होगा। गेस्टॉल्ट मैंने बता दिया जर्मन भाषा का शब्द है। इनके प्रयोगकर्ता, प्रवर्तक, सहयोगकर्ता, इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी है वो सभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, डायग्राम दिखा के आपको चीज़ों को समझा है। आई होप कि आपको सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, अगर आपको ये सिद्धांत समझ में आया है और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्त, अगर आप मैंने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि सभी के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।